हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर फ्रॉम मनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी एंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीएस और सीएमए वाले स्टूडेंट भी इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उनके एमसीक्यू की। देखो सर, इससे पहले वाला मैंने जो पार्ट 1 डाला था उसमें 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे। आज अपन 6th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि आखिरी में स्टूडेंट्स के लिए ये जन्नत होती है सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट से केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते नहीं एग्जाम में। तो अपन सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज अपना टारगेट है सर 6th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक सॉल्व करना है सर। ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे एक वीडियो में पूरे क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ। रीजन ये है सर, बहुत लेट हो जाता है। मैं जस्ट अभी 11 बज रही है, 11 बजे सर ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, तो क्वाइट लेट हो जा रहा है। तो मैं पूरे लेक्चर्स मतलब पूरा एक ही क्लास में नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सर मैं आपका एक दिन में 5-5 क्वेश्चन करवा दूं। तो सर 20 क्वेश्चन है, 4 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले से सिखाया, चलो अभी पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। फिर आपसे पूछ रहा है, अनन्या गुप्ता कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, मतलब आईएचपी की बातें हो रही है सर। ठीक है। उसके बाद देखो आपसे पूछ रहा है भाई उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दो। ठीक है। एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, वो एज्यूम वाली बात है, वो हम देख लेंगे सर। ठीक है, आओ सर क्वेश्चन देखते हैं। देखो केस सिनेरियो क्या बोलता है, देखो अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस ईयर 2000। ठीक है। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 मार्च 2022 टू 28 सितंबर 2022। एक मिनट सर, 1 अप्रैल से लेके 28 सितंबर तक कितने दिन हो गए सर? इतने दिन ये इंडिया में थी। अप्रैल के हो गए 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर के 28। ये हो गए सर 181 डेज। और अगर ये 181 डेज इंडिया में थी तो सर इस केस में ये तो नॉन रेसिडेंट हो गई, क्योंकि सर विजिट का केस है। विजिट के केस में हमने सीखा था सर 60 को रिप्लेस करके 182 देखा जाता है, तो ये तो 181 है सर। 181 है मतलब प्रीवियस ईयर में 182 से कम है तो नॉन रेसिडेंट, सिंपल सी बात। ठीक है। और देखो सर, इन द लास्ट 4 years शी हैज बीन विजिटेड इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर टू बी विथ हर मदर। ठीक है, पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा है, बट भैया करंट प्रीवियस ईयर में तो सर 182 से कम है। तो पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया सर। आपसे पूछा ना रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट, ये पहला आंसर आपको मिला। अगला देखो, हमें सर ये बताना है कि अनन्या गुप्ता कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है, देखो आओ। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको नॉन रेसिडेंट मान के। ठीक है, ध्यान रखना। शी ओन्स अ अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज हर रेसिडेंस। भाई न्यूयॉर्क में इसका घर है, वो वहां पर खुद रहती है। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 32,000 पर एनम। डॉलर है सर, ये रुपए नहीं है सर, डॉलर पे। द वैल्यू ऑफ $1 में बी टेकन एज $75, मतलब सॉरी, 1 rupee is equal to 75 rupee। $1 is equal to 75 rupee. Municipal tax paid in the New York in January 2023 was $2,000। ठीक है भाई, ये आपको पूरी न्यूयॉर्क की डाटा दी हुई है। और सर न्यूयॉर्क से रिलेटेड है, वैसे भी सर हमें टैक्सेबिलिटी होगी नहीं सर, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। तो न्यूयॉर्क बाहर से बाहर की कहानी पे इंडिया पे टैक्सेबिलिटी आती नहीं है सर। ठीक है, और वो वैसे भी उस घर पे रहती थी खुद। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो वैसे वो रहे ना रहे तो भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। न्यूयॉर्क में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल क्यों करोगे सर? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ सर। अगर कोई आदमी बाहर दुबई में बैठा है, दुबई पे ही उसका घर है, दुबई पे किराए पे दिया, आप उसको इंडिया पे टैक्स क्यों लगाओगे सर? नहीं लगाते। She took ownership and possession of her house in New Delhi। हाँ, इससे रिलेटेड दिक्कत है सर। On 25th March 2022 for self occupation while she is in India। The municipal valuation दिया हुआ है सर, fair rent दिया हुआ है। She paid a property tax of 22,000 to Delhi Municipal Corporation on 21st March 2023। She has taken a loan of 16 lakh at the rate of 10% from IDBI Bank on 1st April 2018 for the construction of this house, and the construction was completed on 20th March 2022। No amount has been paid during the
towards principal payment so far. The house is vacant for the rest of the year. देखो, या तो ये घर में खुद रहती है या तो वेकेंट रहता है। तो सर डेली वाले घर के लिए आप एनुअल वैल्यू जो है NAV एनुअल वैल्यू नील ले सकते हो सर, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी टाइम तो वेकेंट है, तो इसकी एनुअल वैल्यू आप नील ले सकते हो सर। आ रहा है समझ? आगे पढ़ लेते सर, और भी कुछ घर वर के बारे में दिया है क्या। She has a house property in Mumbai which was sold on 28 March. सर ये तो बेच दिया गया है, तो सिंपल सी बात है सर, ये एक डेली वाला ही घर तो है जिसके लिए आप एनुअल वैल्यू नील लोगे। तो आपसे क्वेश्चन यही था सर, अनन्या गुप्ता कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू, किस रिस्पेक्ट पे, डेली वाले घर के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताना है। आओ सर, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डेली वाले घर की NAV जो है वो नील है, पर सर जब बात आती है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट पे थोड़ी सी कहानी है सर। सर देखो, डेट ऑफ बोरोइंग है 1/4/2018, 16 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट क्या है, क्या दी हुई है, 20 मार्च, 20 मार्च 2022। तो सर हमने एक बात IHP में सीखी थी, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। तो इससे पहले वाला ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर, 21-22। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 20-21। इसकी लास्ट डेट क्या होगी सर, 31 मार्च 2021। यहां तक का इंटरेस्ट, यहां से लेके 2018 से लेके यहां तक का इंटरेस्ट जितना भी रहेगा, ये इंटरेस्ट रहेगा प्री का इंटरेस्ट, ठीक है। और 21 के बाद से जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो 21-22 का पोस्ट का इंटरेस्ट रहेगा। तो सर देखो, 16 लाख इंटू 10%, ये हो जाता है 1,60,000। और सर ये 1,60,000 कितने साल के लिए, 18 से 21 कितना हो गया, 3 इयर्स हो गया। तो 3 साल का कर लो सर, ये 3 साल का आ जाएगा 4,80,000, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि प्री का इंटरेस्ट जो होता है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है सर। तो ये हो जाएगा 96, अबे ये तो मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, 4,80,000 डिवाइड बाय 5, वेरी गुड, 96 आ रहे सर। ये हो गया प्री का इंटरेस्ट, और प्लस कर लेंगे पोस्ट का। पोस्ट का तो सिंपल है सर, 1,60,000 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर, प्लस कर लेते हैं 1,60,000, सर ये आ रहा है 2,56,000। और सर IHP में जो डेली वाली घर है उस पे इतना इंटरेस्ट 2,56,000 सर, बट मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 लाख। तो सर 56,000 का जो लॉस आएगा, ये जो सॉरी 56,000 का जो इंटरेस्ट आपने एक्सेस पे किया है, ये तो अलाउ होगा ही नहीं सर। तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, 2 लाख। और सर डेली वाले घर के लिए, ठीक है, यही 2 लाख का लॉस आ जाएगा। समझ आ रहा है, अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फिर मुंबई वाले घर से रिलेटेड इन्होंने बोला था सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 3 लाख रुपीज। तो सर 3 लाख है, इसका 30% माइनस कर दो तो 2,10,000 हो जाता है सर, 2,10,000 हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 लाख अगर 10,000 होता है, तो सरकार ने सिंपल बोला भैया 2,10,000 की आपकी इनकम है और 2 लाख रुपए का लॉस है डेली वाले घर से, तो आपकी सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, 10,000। सिंपल है सर, सिंपल, क्योंकि आगे तो और कुछ दिया नहीं है सर। तो IHP से इनकम जो आएगी, कहां गिरे, ये रहा, IHP से जो इनकम आएगी वो 10,000, सिंपल एज सिंपल। अगला देखो, assuming that for the purpose of this question alone, Ananya Gupta has let out her flat in New York during the 6 months, April to September, when she is in India, for a sum of $6,000 per month. Such rent was received in the bank account in New York and then remitted to India through approved banking channels. What would be the income from house property chargeable to tax in her hands? Sir, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये 6,000 की कोई टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं सर। आप भूल जा रहे हैं सर, ये नॉन रेसिडेंट है, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसकी जो इनकम हो रही है वो न्यूयॉर्क वाले घर से हो रही है और न्यूयॉर्क वाला घर बाहर है सर, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अभी भी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो अभी भी 10,000 ही रहेगा सर। आया समझ, सिंपल क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन अपन ने कवर किया। अब आओ 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन देखो,
While computing the total income of Mr. Ram, the income from residential and commercial unit let out during the previous year 20 to 23 would be taxed under the head. सर देखो आपको ये बोल रहा है कि सामने वाला बंदे ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट लेट आउट किया है, तो लेट आउट करने से जो रेंटल इनकम हो रही है वो कौन से हेड में टैक्सेबल है? सर देखो, अगर राम का बिजनेस है तो अलग मैटर है, और अगर बिजनेस नहीं है तो आंख बंद करके आईएचपी है, बाकी ऊपर पढ़ के देख लेंगे सर। What would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as a stock in trade in 31st March 2023? ठीक है, देख लेंगे ऊपर। What will be the full value of consideration in respect of sale of unit of to Mr. Gaurav? जो उसने सेल किया है उस केस में आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना है। मतलब आपको ये सर 43 CA चेक करवाने वाला है सर, क्योंकि सर यूनिट ट्रांसफर करने वाली बात है, मतलब घर ट्रांसफर करने वाली बात है। तो ये सर आपसे पूछ रहे हैं ना सर, पीजीपी में क्या टैक्सेबिलिटी फुल वैल्यू कंसीडरेशन, तो 43 CA ही आने वाला है सर ऊपर। आगे देखो, assuming that 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on this instead of account pay check. Oh my God, पूरा हिंट हो गया सर, 43 CA ही आने वाला है ऊपर। चलो आओ ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, केस सिनेरियो देखते हैं सर। देखो, राम बिल्डर एंड डेवलपर, सर देख लो, राम बिल्डर एंड डेवलपर इज द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। The main purpose, the main business of the concern is construction, development and sale of residential and commercial unit. इसका काम ही है सर प्रॉपर्टी बेचने का। Ram builder and developer developed a project named Luxuria Heaven, which was both residential and commercial unit with its own funds. मतलब ओन फंड मतलब लोन नहीं लिया बंदे ने, पैसा वाला आदमी होगा। He obtained certificate of completion for the said project with effect from 31st March 2022. तो सर हमने पढ़ के आया, बिल्डर के पास टाइम पीरियड होता है सर कंप्लीशन से, हमने पढ़ के आया कंप्लीशन से उसके पास जब से वो कंप्लीशन लिया तब से लेके उसके पास 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है। उस 2 साल के अंदर सर या तो उस घर को 2 साल तक तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, 2 साल बाद या तो वो घर को लेट आउट कर दे या तो बेच दे। नहीं किया लेट आउट तो वो सर मान लिया जाता है, डीम लेट आउट मान लिया जाता है। ठीक है, तो सर राम सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेसिडेंशियल यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 20 to 23। However, around 30 residential unit and 15 commercial unit were held by him as a stock in trade. ठीक है, during this period there was a slum in the retail estate sector. In order to earn some income from this unit, Ram incidentally let out some of the unit held as stock in trade. जो घर उसके पास खाली पड़े हुए थे, चाहे रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, उसको उसने लेट आउट किया ताकि कुछ इनकम आ जाए। The detail of the unit constructed, sold and held as stock in trade are here as under. तो आपको बताया सर, पहले तो देखो ध्यान दो इसको कैसे समझना, कितने यूनिट कंस्ट्रक्ट किया है, देखो कितने कंस्ट्रक्ट किया है, कितने बेचा, कितने बच गए, जो स्टॉक इन ट्रेड जैसा है उसमें से कितने लेट आउट है और कितने वेकेंट पड़े हुए हैं और कितना आपको रेंट मिल रहा है। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन में। देखो अगर आप पहला क्वेश्चन याद हो तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, द इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट लेट आउट। देखो राम का बिजनेस नहीं है लेट आउट करने का, राम का धंधा है सर बिल्डर वाला, पर इसने लेट आउट किया है तो इसको लेट आउट करने से जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट से जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से में टैक्सेबल है। ये आपको कंफ्यूज किस सेंस पे करना चाहते हैं पता है? कमर्शियल यूनिट देख के वो चेक करना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट ये समझेंगे कि अगर रेंटल इनकम है और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो वो आईएचपी में ही टैक्सेबल है। बट कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे धोखे से पीजीपी लेके चल जाता है। देखो जानबूझ के ऑप्शन में भी दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन ये था व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31st March 2023। सर इसका कंप्लीशन हुआ था कहां पे? इसका कंप्लीशन हुआ था सर 31st March 2022। जब से कंप्लीशन हुआ है इससे 2 साल तक, 2 साल तक क्या ये एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकता है? यस, ये एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकता है। उसके बाद तो इसको लेट आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी डीम लेट आउट हो जाती है। बिल्डर के केस में अपन पढ़ के आए थे। तो देखो सर टैक्स ट्रीटमेंट पूछ रहा है, द वेकेंट रेसिडेंशियल यूनिट विल बी डीम टू बी लेट आउट। नहीं सर, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। द वेकेंट यूनिट बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल विल बी डीम टू बी लेट आउट। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। The annual value of the both vacant and residential commercial unit will be nil for the assessment year 23-24. Hence, no income from such unit under the head income from house property. ये ऑप्शन सही है ना सर, क्योंकि 2 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है, 2 साल तक एनुअल वैल्यू वैसे भी नहीं होते। उसके बाद बोला था व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और सर ऊपर देखते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ तो बताया ही होगा। आउट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड
5 units, 5 residential unit were sold to his friend, Mr. Gaurav, who is also a real estate developer. Very nice. On 15th Feb 2023, for 20 lakh each. देखो जो बेचा वो बिल्डर है, जिसको बेचा वो भी बिल्डर है, ठीक है, ये ध्यान रखना. The stamp duty value on the date of sale was 23 lakh. Oh my God. Stamp duty value 23 lakh है, ठीक है. However, the agreement of sale was entered on 1st November 2022, on which the date the stamp duty value, sir, on which date होना चाहिए था, द नहीं आना चाहिए बीच में, ये वाला द नहीं आना था. On which date the stamp duty value was 22 lakh. ठीक है. मिस्टर राम रिसीव 1 लाख बाय पे अकाउंट पे चेक. वेरी नाइस. तो सर अगर अकाउंट पे चेक के थ्रू है तो उस केस में सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो रहती है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली रहती है, जो कि हमारे केस में 22 लाख है. तो सर हमने बचपन में एक चीज सीखी थी, सेक्शन 40, मतलब बचपन मतलब पीजीपी पढ़ते टाइम, सॉरी, ठीक है, 43 सीए में हमने ये सीखा था सर कि जितना भी सेल कंसिडरेशन है जो कि हमारे केस में 20 लाख है, आप उसमें 10% ऐड करिए और चेक करिए, ये 22 लाख. अब आप इसमें चेक करिए सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल करती है. सर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 22 लाख है सर, एग्जैक्टली इसमें कवर हो जाती है सर. अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस पे कवर होती है तो जो आपका सेल कंसिडरेशन है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, वही हो जाएगा. तो सर सिंपल सी बात है, ध्यान दो, हमसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही तो पूछा ना. तो सर एक सिंपल अपन ये कर लेंगे सर, ये देखो 20 लाख इंटू 5 ही की यूनिट की तो बात है ना सर, 5 रेसिडेंशियल यूनिट है तो 20 लाख इंटू 5 मतलब 1 करोड़. और नीचे देखते हैं व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स टू गौरव. तो देखो सर आगे 1 करोड़, आगे देखो एज्यूमिंग दैट 1 लाख वाज पेड इन कैश. अरे यार अगर कैश रह गया तो हमने ये भी बात सीखी है सर, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है वो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली लेना है, और डेट ऑफ रजिस्ट्री वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है एक बार देखना पड़ेगा ऊपर. डेट ऑफ सेल वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख है. अब तो बवाल हो गया सर, क्योंकि अगर ये 23 लाख है तो सर देखो फिर ये 23 लाख हो जाएगा और 23 लाख इंटू 5, 23 इंटू 5 सर ये आ रहा है 1 करोड़ 15 लाख. ठीक है, तो आपका सेल कंसिडरेशन जो हो जाएगा वो आ जाएगा सर 1 करोड़ 15 लाख. ठीक है, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अंडर सेक्शन 56 to 10 इन द हैंड्स ऑफ गौरव. अब आपसे ये पूछ रहे हैं सर गौरव के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है. एक मिनट ध्यान दो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं सर, आप देखो प्लीज ध्यान देना मेरी तरफ. क्या गौरव भी रियल स्टेट डेवलपर है? हाँ सर, अगर गौरव भी रियल स्टेट डेवलपर है तो सर उस केस में ये जो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहा होगा? यस, ये प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड जैसा रिसीव कर रहा होगा. और अगर ये प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहा होगा तो उस केस में मेरा क्वेश्चन ये होता है कि सर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ये ना सर, ये रहा देखो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 और 10 के केस में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी गौरव के हाथ में कि नहीं आएगी सर? क्योंकि सर जो पर्सन जो रिसिपिएंट है सर, वो रिसिपिएंट भी जो है ना सर वो प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड ले रहा है. तो बात ये है अगर प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है एज अ स्टॉक इन ट्रेड तो उस केस में सर टैक्सेबिलिटी आएगी आईयूएस में कि नहीं आएगी. ये बहुत प्यारा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है. तो सर आप बात ध्यान से सुनो और समझो कि अगर गौरव एज अ स्टॉक इन ट्रेड रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी को तो उस केस में उसके हाथ में आईयूएस पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, nil, since section 56 to 10 is not applicable in this case. अगर ये बंदा स्टॉक इन ट्रेड जैसे नहीं लेता और कैपिटल एसेट जैसे ले लेता तो मैं फिर इसकी आईयूएस में टैक्सेबिलिटी चेक करता. ये अच्छा पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए. गलती होने के चांसेस बेहद है एग्जाम में, बेहद, विश्वास करो अति में गलती होने के चांसेस है. अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि आईयूएस में इन्होंने ये चेक किया कितना बच्चा समझ के आया सर कि आईयूएस में टैक्सेबिलिटी तो तब आती है जब कैपिटल एसेट होना चाहिए ना सर. कैपिटल एसेट नहीं है तो आप आईयूएस पे टैक्सेबिलिटी कैसे देख रहे हो सर? ठीक है, अच्छा पॉइंट था सर, मेरे हिसाब से तो अच्छा था. और 8th के क्वेश्चंस देखेंगे. Which of the buildings income is chargeable to tax under the head income from house property in the hands of Mr. Sonu? IHP की बातें हैं सर, ठीक है, आगे देखते हैं.
Which of the following payment expenditure is allowable as deduction while computing the income under that income from house property? देख लेते हो ऊपर सर IHP की बातें, यहाँ पर आपको सब IHP वाली बातें ही दिख रही है और फाइनली आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालने बोला है। और सर ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब केस सिनेरियो पढ़ते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 मिस्टर सोनू सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो सर, बिल्डिंग एट चेन्नई, बिल्डिंग एट कोची, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, टेनेंट दिया हुआ है मिस्टर रामू, रामू टेनेंट है फॉर द बिल्डिंग एट चेन्नई, मतलब इसका रामू ने पे किया है। और सर कोची वाली बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स सोनू ने पे किया है और सोनू ही मालिक है, तो हमें सोनू से रिलेटेड चीजें देखना है। तो ये इसलिए काम कर सकता है क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर पे करता है वही माइनस होता है, ये बात इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है। फिर रिपेयर, सर रिपेयर वगैरह का खर्चा नहीं मिलता, लैंड रेवेन्यू का खर्चा नहीं मिलता, इंश्योरेंस का खर्चा नहीं मिलता। फिर इसके बाद हमने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अच्छा प्यारा पॉइंट है सर, मेरे हिसाब से स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सर ये नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स नहीं मिलता। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती होने के बेहद स्कोप है, बेहद स्कोप है। कोई ना कोई स्टूडेंट इसको सर गलती से माइनस करके आ जाएगा सर। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस, सर आपने अगर किसी को लेट आउट कर दिया तो सर वो IHP में ही टैक्सेबल है जब तक वो आपका बिजनेस ना हो। सामने वाला उसको किस पर्पज से यूज कर रहा है ये आपका कंसर्न नहीं होता है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mr. Sonu is constructing one more building in Mumbai during the previous year 22-23. Mr. Raju, a film director, took on rent the building under construction. सर अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये IHP में नहीं आएगी सर, ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो ना मैं बता रहा हूं सब चीजें याद रहेगी, यहां पर गलती कर जाओगे सर। अगर सर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो IHP में टैक्सेबिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। इन मुंबई एट 5,000 पर मंथ फ्रॉम फिल्म शूटिंग, तो सर इसको तो मिला है सर रेंट। तो एक स्टूडेंट बोला सर फिर टैक्सेबिलिटी कहां पर आएगी? मैं बोला भैया देखो, धंधा है नहीं बंदे का, सोनू जो है इसका धंधा तो नहीं है सर, इसका काम कोई रेंट पे देने का तो नहीं है, तो PGP से बाहर हो गए, IHP में आओगे नहीं। सरकार बोली भैया हमारे पास अभी भी एक चीज जिंदा है, वो IUS। IUS कैसे भूल जाते हो? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रैल 2023, ठीक है, ओके। मिस्टर सोनू इज अ रियल स्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नॉट द लो, खुद सामने से बोल रहा है लेटिंग आउट उसका काम भी नहीं है सर। तो बोल रहे हैं सर विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी बिल्डिंग की इनकम सर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है? आओ ऊपर देखो, देखो ये दोनों बिल्डिंगों की इनकम जो होगी वो IHP में टैक्सेबल है। आप बोले सर क्यों? सर मैं जो चेन्नई वाली बिल्डिंग है और कोची वाली बिल्डिंग है मैंने किराए पे दिया है और किराए पे देना मेरा धंधा नहीं है सर, बिजनेस नहीं है मेरा। तो सरकार बोली ये जो आपने किराए पे दिया है इससे जो इनकम होगी ये तो सर IHP में ही टैक्सेबल है, तो ये दोनों घर हो जाएगा सर। ध्यान रखिए तीनों मत कर देना, ठीक है। तीसरा वाला तो IUS में जा रहा है। Which of the following payment expenditure is allowable as deduction while computing the income from under that IHP incurred in respect of the building at चेन्नई और कोचिंग? तो म्युनिसिपल टैक्स सर जो ओनर पे करता है वही अलाउ होता है, तो ओनर पे किया है कोची वाले घर का, तो चलो सर कोची वाले घर का तो मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि रामू वाला नहीं मिलेगा सर, ये तो होता ही नहीं क्योंकि लैंड रेवेन्यू इंश्योरेंस वगैरह मिलता ही नहीं है। ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू, हाँ सर म्युनिसिपल टैक्स जो सोनू पे करता है वो अलाउ होता है, रिपेयर वगैरह का भी नहीं मिलता है सर, ठीक है। अगला देखो, अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स? राजू क्या कौन था भैया? राजू वो था सर जो एक फिल्म डायरेक्टर था जिसको हमने सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लेट आउट की थी, तो इससे जो रेंट की इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल है? सरकार बोली भैया भूल कैसे रहे हो, अब भी तो डिस्कस किया IUS में टैक्सेबिलिटी है सर, PGP और IHP आ नहीं सकता सर। व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? आपसे IHP की इनकम पूछ रहा है, आओ IHP की इनकम निकालेंगे सर। देखो IHP की इनकम बोल रहा है तो ये वाला पैराग्राफ तो मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया क्योंकि ये तो IUS वाला है, IHP वाला ध्यान देने वाली बात है। अब चेन्नई से रिलेटेड है तो आओ बचपन की कहानी गेम खेलते हैं सर। देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में whichever is हायर, हायर कितना हो गया 35, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में whichever is लोअर, तो लोअर कितना हो गया 35। 35 को आप किससे, ये आपका 35 क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट।
अब इसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो गया 38। भैया मेरा जीएवी तो आ गया 38 इंटू 12 कर लूंगा मैं, इंटू 12 कर लूंगा, इंटू 12 बड़ी चीज नहीं है, ये 12 करने की भी जरूरत नहीं है, पर मंथ तो दिया नहीं है तो 38 ही है। सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा क्योंकि टेनेंट पे किया है, तो 38 ही एनएवी है सर। ठीक है, एक मिनट, 38 ही एनएवी है, माइनस करो 30%, 38,000 माइनस 30%, मैं सीधा 26600। ठीक है, ये आ गया सर एक घर का। ठीक है, आपको यही तो पूछा है ना सर, अरे यार क्या हो गया, हाँ आपसे यही तो पूछा है सर, व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम ही तो निकालना है। आओ एक घर का तो निकाल लिए, अब दूसरे की बारी है सर। चलो दूसरे के साथ भी हायर लोअर खेलेंगे सर। पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, दोनों में विच एवर इज हायर कितना हो गया 82, उसको कंपेयर किए स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर क्या हो गया 70,000, तो 70,000 मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसेबल कितना है सर 68, तो सर दोनों में विच एवर इज हायर कितना हो गया सर, ये मेरा जीएवी आ गया सर 70,000। यहां पर तो म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने पे किया सर, 4,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 66,000, इसमें माइनस कर लो 30%, 66,000 माइनस 30%, ये आ रहा है सर 46200, और ये दोनों को ऐड करो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा सर, प्लस 26600, ये आ रहा है मेरा सर 72800। ठीक है, आओ सर नीचे चेक करते हैं, आ गया यार, ये देखो सर 72800, सिंपल इजी क्वेश्चन बन गया। और नेक्स्ट में मूव करते हैं, चलो 9th वाला देखो सर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यार, कहाँ गया सर, पहले तो आपसे क्वेश्चन में एनएवी बोला है, वही सर आईएचपी वाली बात है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आईएचपी से, देखो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं किया हूं, बट मेरे को इतना पता है आईएचपी में आपको लॉस मैक्सिमम 2 ही लाख मिलता है इस करेंट ईयर में क्लेम करने के लिए, और बाकी क्या होता है कैरी फॉरवर्ड, तो आगे अपन देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपसे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी पूछ लिया, ओके, और कुछ बचा है जीवन में वो भी पूछ ले, तो ये बोला ग्रॉस टोटल इनकम भी बचा, लो भाई, तो सभी चीज तो करना है इस क्वेश्चन में। आओ सर देखते हैं ऊपर के सिनेरियो। मिस्टर गणेश अ सैलरीड पर्सन, भैया सैलरीड आदमी है, हैज 3 हाउसेस, देखो 3 घर है, रईस आदमी है, 1 इन थेन महाराष्ट्र, 2nd इन जयपुर राजस्थान एंड 3rd इन रतलाम मध्य प्रदेश। डिटेल ऑफ द फ्लैट्स एंड हाउसेज आर एज फॉलोज। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन एनएवी पूछा था सर तीनों घर की, तो याद रखियो सर, देखो थेन वाला घर है जो 3 BHK फ्लैट है, परचेज इन अप्रैल 2003 फॉर 90 लाख, आफ्टरवर्ड्स इंटीरियर वर्क डन इन 2006, सर ये हो गई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हो गया सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। Mr. Ganesh took a loan of 65 lakh for the purchase of this flat in 2001 and settled loan in 2019। लो भाई 2019 तक रीपे भी हो गया, खत्म हो गई कहानी। अच्छा थेन वाला घर लेट आउट नहीं है ना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी एनुअल वैल्यू नील ले सकते हो सर थेन वाले घर की। आओ आगे, जयपुर वाला परचेज इन जुलाई 2019 ऑफ 62 लाख, ये इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड इंटीरियर वर्क डन इन सितंबर 2022, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। Loan taken for the purchase of this house of 15 lakh in June 2019 as per interest certificate. He paid 12 lakh 500 and 43,500 towards principal and interest। बाप रे बाप, प्रिंसिपल अमाउंट तो देखो और ये इंटरेस्ट अमाउंट है सर, इस पे गड़बड़ ना करो। ठीक है, ओके सर। अब देखो सर जयपुर वाले घर से रिलेटेड भी रेंट तो कुछ दिया नहीं है, नीचे पढ़ते सर, अब यहाँ पर थेन से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया था, जयपुर से रिलेटेड भी नहीं दिया है, नीचे देखते हैं सर कहीं अगर रेंट की कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो। रतलाम हाउस परचेज इन दिसंबर 2020 फॉर 70 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख। अच्छा, फॉर एक्वायरिंग दिस हाउस he took a loan of 40 lakh from Canara Bank. Loan was sanctioned on 1/8/2020. He pays EMI of 38,100 per month. As per the interest certificate for the previous year 22-23, he paid 60,900 and 3,96,300 towards principal and interest. तो सर प्रिंसिपल यहाँ पर इतना है, यहाँ इंटरेस्ट सर बड़ा गजब है सर, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कैसे कर रहे हैं सर। एक बार ऊपर देखो
ऊपर प्रिंसिपल ज्यादा था, इंटरेस्ट कम था, नीचे प्रिंसिपल कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है सर, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है थेन, जयपुर और रतलाम वाले घर का। म्युनिसिपल वैल्यूज दी हुई है सर, ये पर मंथ है ना, थोड़ा ध्यान रखियो, पर मंथ है। फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सर आपको तीनों घर का। अदर डिटेल्स आर एज फॉलो। ही हैज सोल्ड जयपुर हाउस, सर जयपुर वाला घर तो बेच दिया, तो ये जयपुर वाले के लिए तो सर कोई बात आना ही नहीं है, जयपुर वाला घर देखो बेच दिया, ठीक है। On 1st January 2023 for 90 lakh and invested 15 lakh in RECL bonds। सर आपसे सेक्शन 54 EC के एग्जामेशन चेक कर रहे हैं, कितनी याद है। हम सीख के आए सर 54 EC में कि आपको एग्जामेशन तो मिलती है प्रोवाइडेड 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और विद इन 6 मंथ आपको इन्वेस्ट करना है सर। तो ये बेचा है 1 जनवरी में और इसने इन्वेस्ट किया 10 अगस्त को, सर 6 महीने से ज्यादा है, तो लो भाई ये एग्जामेशन भी गई 15 लाख की, तो वेरी नाइस। आगे देखते हैं। Mr. Ganesha is working in a Windoor Exports Private Limited, Mumbai, and a self-occupied thin flat। देखो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड थेन फ्लैट, तो इसकी तो एनुअल वैल्यू हो गई नील, थेन वाले घर की तो कहानी मिल गई। ही अर्नड अ सैलरी, सैलरी दी हुई है सर, अच्छा कंप्यूटेड नहीं दी है, 50,000 माइनस करेंगे ना, याद रखना सर, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम भी तो निकालने बोले ना। He has no other income from any other source, thank you। He has given Ratlam house on rent, रतलाम वाला घर रेंट पे दिया है सर, कितना है सर 8500। तो एक काम करो, चलो रतलाम वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं सर। रतलाम वाला घर कहाँ है, ये है सर। इस केस में आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल जो है 8500 दिया हुआ है। तो देखो सर आपको दिया हुआ है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में विचएवर इज हायर तो 7500। इसको कंपेयर किए स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर, लोअर हो गया सर 73, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 73, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है 8500, तो हम दोनों में विचएवर इज हायर लेंगे। तो सर रतलाम वाले घर के लिए मेरी जीएवी जो आएगी वो 8500 इंटू 12 कर लेता हूँ सर, 1,02,000 आ जाएगा सर, ठीक है। इसमें म्युनिसिपल टैक्स भी तो है सर, कहाँ गया म्युनिसिपल टैक्स, ये रहा म्युनिसिपल टैक्स 6909, ये है भैया हमारा म्युनिसिपल टैक्स, इसको ही माइनस कर लेते हैं, माइनस 6909, तो ये आ रहा है सर 95091, ये इसकी एनएवी, हमें तो एनएवी बोला है ना सर। अब बात आती है सर आगे, अच्छा थेन वाले घर की तो एनुअल वैल्यू नील है, इस पे दिमाग लगाना नहीं। अब बच गया जयपुर वाला घर, और जयपुर वाले के लिए क्या दिया हुआ देखो, अच्छा जयपुर वाला घर 1 जनवरी को बेच भी दिया था ना, नीचे देखते हैं और कुछ भी दिया है क्या। ही हैज गिवन जयपुर हाउस ऑन रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून, अच्छा अप्रैल टू जून के लिए रेंट पे दिया सर, कितने में 7100 पे, तो सर इसको तो 3 ही महीने का रेंट मिला, तो 7100 इंटू 3, 7100 इंटू 3, ये आ रहा है सर 21300, ठीक है। टू मिसेस मधुरा महतो ऑन मंथली रेंट ऑफ 7100 एंड वेकेंट फॉर रिमेनिंग पीरियड, तो बाकी पीरियड प्रॉपर्टी क्या रही, वेकेंट रही। आप बोलोगे सर ये तो दिसंबर तक का है, उसके बाद का क्या हुआ, अरे भाई जनवरी में ये बेच दिया था ना, भूल गए हो क्या, जनवरी में तो ये बेच दिया था सर, तो आपको तो 3 ही महीने का रेंट मिला है, तो सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल ही ले लेंगे हमारी जीएवी 21,300, क्योंकि हम सीख क्या है सर, अगर कोई प्रॉपर्टी वेकेंट का केस है तो वेकेंट के केस में जो जीएवी होता है वो आपका एआरआर ही होता है सर। अब इसमें म्युनिसिपल टैक्स भी तो है सर, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 8090, माइनस करते हैं सर, ये कितना आ जाएगा सर -8090, तो ये आ रहा है सर 13210, ये आपका एनईवी आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया ना सर, ये देखो, लो भाई पहला ही वाला है, ये देखो ट्रेन की नील, जयपुर की इतनी, रतलाम की इतनी। फिर बोल रहे व्हाट विल बी द इनकम और लॉसेस अंडर द आईएचपी इन द हैंड्स ऑफ गणेश। चलो भाई लॉस और इनकम निकालने बोला है, तो वो निकालने के पहले सर ये तो एनएवी आया है, इसमें माइनस कर लेता हूँ 30%, तो 30% निकालो सर, 30%, ये आ रहा है सर 3963, अभी माइनस करना है इंटरेस्ट भी ना, ठीक है, और इंटरेस्ट भी तो दिया हुआ है सर आपको, ये कौन सा है, देखो देखो देखो, ये है जयपुर वाला घर, तो जयपुर वाले घर का इंटरेस्ट देखते हैं सर, आओ जयपुर वाले घर का इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 43,500,
चलो भाई 43,500 ये अपन माइनस कर लेंगे, तो कर कहीं चलते सर, -43,500, अरे 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 43,500, तो एक घर का काम तो पूरा निपटेगा। 34,253 इतने का लॉस आ रहा है सर जयपुर वाले से। अच्छा अब आते हैं सर इधर रतलाम वाले में। 95091 आया था, इसका 30, अरे यार मैं माइनस, 95091 इसका 30%, ये आ रहा है सर 28,527.3 है सर, ठीक है। अच्छा इस पे भी तो इंटरेस्ट वाली बात थी ना रतलाम वाले घर में, और रतलाम वाले घर में इसी में तो बवाल था इंटरेस्ट है, देखो सर 39,600, 3,96,300 था, 3,96,300 माइनस करो सर, इसमें भी तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस किया, -3,96,300, यही है ना मैं, हाँ यही है। तो ये आ रहा है सर 3297, बाप रे 36, मेरे को लग रहा है मेरा कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट, 95091 -30% -396,300, ये आ रहा है सर, हाँ सही जा रहा था मैं, 36.3, ये भी तो लॉस ही है सर। अब आईएचपी का दोनों लॉस लॉस लॉस, भाई भाई देखो टोटल लॉस कितना आ रहा है, 34253, और तो ये आ रहा है सर टोटल लॉस 363989.3 सर, पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, बाकी तो आंसर सही आएगा सर। आ जाओ आगे, ये देखो सर, ये रहा आंसर, मिल गया सर लॉस। अब ये बोल रहा है सर हाउ मच ऑफ द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो सर इसमें से 2 लाख हटा दो, क्योंकि 2 लाख आप करंट ईयर में क्लेम कर लोगे, ठीक है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसमें से 2 लाख हटा देता हूं मैं सर, ये आ जाएगा 163,989.3। और नीचे देखते हैं, ये रहा सर ऑप्शन, क्लियर, 2 का एक साथ आंसर निकल गया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना होगा सर इन द हैंड्स ऑफ गणेश, तो वो तो जयपुर वाला ही घर बेचा था सर, आ गया, कहाँ गया, ये रहा, जयपुर वाला घर बेचा था 90 लाख में, तो आओ कैपिटल गेन में निकाल लेते सर, कैपिटल गेन वो भी जयपुर वाले घर का, तो जयपुर वाले घर का कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे सर, सेल कंसिडरेशन हो गया 90 लाख माइनस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आओ देखते सर कॉस्ट कितनी है। जयपुर वाला घर लिए थे भैया हम 62 लाख में, और सर 2019 में एक्वायर किए और बेचे 2023 में, तो 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है सर, तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, तो आओ करते हैं। अच्छा 2019-20 का तो सीआईआई देख लूं मैं, 1920 का सीआईआई है 289, ठीक है, ये काम का है सर, तो आप कर लो सर इनटू, अरे यार कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 289, ठीक है। अब इसको मैं पूरा लिखता हूं सर, नहीं तो फिगर पॉइंट में आएगा, पागल हो जाएंगे। 62 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 289, सर ये आ रहा है मेरा 7 1, अरे अरे यार ये बहुत दूर दूर हो गया, देखो सर 710,103,8 पॉइंट में है सर, आगे का छोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंटीरियर भी तो कराया है भाई ने, आओ भाई इंटीरियर कब कराया, आओ देखते हैं, इंटीरियर कराया है सितंबर 2020 में 15 लाख का, आओ भाई 2021 का सीआईआई देख लेते हैं, 2021 का तो याद है यार 301 है, चलो आओ 15 लाख का करते हैं सर, 15 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 301 कर लेते सर, 15 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 301, ये आ रहा है सर मेरा 16,495,02, सर मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, प्लस कर लो 710,1038 माइनस कर लो इसको 90 लाख से, माइनस 90 लाख, ये आ रहा है सर 249,460, ये आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और चेक करते हैं, आ गया
ये रहा सर, समझ आया। अब आपसे पूछ रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है सर। तो ग्रॉस टोटल इनकम में सर देखो, एक तो कैपिटल गेन वाला ये आप निकाल के रख दियो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं आईएचपी का लॉस था भैया 2 लाख रुपए का। और कुछ भी था क्या? ऊपर देख ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत। सैलरी भी तो थी ना बंदे की, सैलरी मिली थी क्या इसको? हम्म 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 हम्म, नहीं 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 नहीं, हाँ देखो ना सर, सैलरी भी तो है। ये अंडर सैलरी, बाप रे, सैलरी 22,50,350 लिखते हैं सर। सैलरी भी तो है 22,50,350 माइनस 50,000 भी तो कर लेना सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से आएगा 22,00,350, ये आ जाएगा सर। ये सैलरी हो गया। अब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन तो अभी आपने निकाला है सर, कितना निकाला था? 249,460। अब इतना ही है सर, आईयूएस में तो कुछ भी नहीं है, तो ये जीटीआई आ जाएगा सर। तो निकाल लेते हैं, प्लस 22,00,350 प्लस, नहीं माइनस माइनस 2 लाख। सर आईएचपी का लॉस सैलरी से भी एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आ रहा है 22,498,10। हमें ग्रॉस टोटल इनकम ही तो बोला था ना, हाँ ग्रॉस टोटल इनकम ही तो बोला था। तो ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। अगर इसके बाद वो मुझे टोटल इनकम बोलता तो वो जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया उसका एटीसी में डिडक्शन ले लेता, बट बोला नहीं है तो क्यों दिमाग लगाएंगे अपन। आओ सर 10th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। आओ सर क्या बोलता है देखो, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो भाई डेप्रिसिएशन में मेहनत करवा रहा है, फिर उसकी डब्ल्यूडीवी भी निकलाने बोला है, फिर वही डेप्रिसिएशन वाली बात है, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन। आओ क्वेश्चन देखते हैं सर। आपको पूछ रहे हैं सर प्लांट एंड मशीन में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। आओ प्लांट एंड मशीन ढूंढेंगे क्वेश्चन में। ये सिनेरियो पढ़ते हैं देखो, LUX Lux Enterprise, a proprietor firm of Mr. Lucifer Morningstar, a resident individual in Maharashtra engaged in the business of printing and publishing, ठीक है। The following details pertaining to the asset of the business, देखो भाई क्या क्या डिटेल दी हुई है। ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है सर, डेप्रिसिएशन 10%। कार दी हुई है सर 15%। और मशीन दी हुई है सर 15%। पर सर डेट ऑफ परचेज पुट टू यूज इससे बहुत काम का है, इसमें आपको ये याद रखना है ये 2020 का है सर, बवाल हो जाएगा नहीं तो। बाकी तो 2022 का भी है, ये एक अलग है तो गड़बड़ होने के स्कोप है, ठीक है। कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, डिसअलाउंस पर्सनल पर्पस में भी टेकन एज 20%। मतलब जब आप कार का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कार का जो भी 15% डेप्रिसिएशन आएगा उसका भी 80% लोगे, ठीक है भाई, वही सही। उसके बाद डब्ल्यूडीबी ऑफ प्लांट एंड मशीन डेप्रिशिएबल एट द रेट ऑफ 15%, 1,45,00,000 ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हुई है सर प्लांट एंड मशीन की। और इस बार भी तो प्लांट एंड मशीन लिया है, और कब लिया है सर? पुट टू यूज है 15/10/2022 को। तो 15/10/2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कर लो सर, 180 डेज से कम है, और 180 डेज से कम है तो डेप्रिसिएशन भी आधा मिलेगा। तो इस पे सर 15 तो नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 2 कर दियो, 7.5 मिलेगा सर परसेंटेज डेप्रिसिएशन। ये बात का ध्यान रखना सर। ठीक है, तो सर अपन को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा सर। अच्छा सर यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में ये आ सकता है सर कि क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं? यस, एडिशनल भी क्लेम करेंगे तो एडिशनल भी आपको आधा ही मिलेगा सर, क्योंकि 180 डेज से कम है तो एडिशनल भी आधा ही मिलेगा। तो टोटल 17.5% डेप्रिसिएशन लेंगे सर अपन इस वैल्यू पे, और इस पे तो पूरा 15 ले लूंगा सर। तो चलो कंप्यूट करते हैं, 1,45,00,000 पे 15%, मेमोरी प्लस, और 9,12,500, अरे 9,12,500 पे 17.5%, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ठीक है। ये मेरा तो सर डेप्रिसिएशन जो आ रहा है, मेरा आ रहा है सर 2334688 सर, 4688 राउंड फिगर, मेरा 7.5 आया था, राउंड फिगर करने से ही आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे सर प्लांट एंड मशीन के केस में डब्ल्यूडीवी क्या है? अरे यार ये तो बच्चे वाला बात हो गया,
सर ये आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, वैल्यू कितना था 1,45,00,000 और 9,12,500, इसमें से माइनस कर लो सर 2,3,3,4,6,8 माइनस कर लो। मैं माइनस कर लेता हूँ सर, माइनस 1,45,00,000 माइनस 9,12,500, 9,12,000 ही तो है ना वैल्यू। हाँ तो सर ये आपकी वैल्यू आ रही है सर 130,77,812, ये आपकी WDV आ गई सर प्लांट एंड मशीनरी। सर ये कुछ ज्यादा इजी हो गया। What would be the WDV of the office building superstructure constructed on leased land on 1/4/2023? आपसे ऑफिस बिल्डिंग की WDV पूछ रहा है। आओ ऑफिस बिल्डिंग देखते हो, ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है, ये रहा। ऑफिस बिल्डिंग में भी सर पुट टू यूज देखो सर 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक देख लो सर, 180 डेज से कम है, तो यहाँ 10% मत लेना, 5% लेना। तो 1,85,00,000 का 5% माइनस करने के बाद आएगा 175, यही ना 175,75,000। आओ देखते हैं, ये रस 175,75,000। उसके बाद देखो सर व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल ऑन कार। यार कार में मेहनत है, कार में मेहनत है सर, कार में इसलिए मेहनत है क्योंकि 2020 से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना चालू करना पड़ेगा सर। चलो मेहनत करते हैं कार के लिए। 94,80,000 की कार खरीदी, उस पे सर अपन डेप्रिसिएशन की कहानी चालू कर रहे हैं सर 2021 से, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगता है 15%, कार में तो 15%, तो 94,80,000 का 15% मैं डेप्रिसिएशन करूँ ना माइनस डेप्रिसिएशन, ये आ रहा है सर 14,22,000 और इसका भी 80% ही मिलेगा सर, तो इसका 80% ये आ रहा है सर 113,7600, इसको माइनस कर लेते हैं सर, माइनस 94,80,000, तो ये आ रहा है सर 83,424,000। अब ये आ गई सर ओपनिंग WDV। अब इसमें फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे सर 21-22 का, अपन तो 22-23 में बैठे ना, तो इसका 15% ये आ रहा है सर 125,1360, इसका भी तो 80% ही मिलेगा, तो 80% निकाल लेते हैं सर, इसका 80% ये आ रहा है सर 100,1088, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं सर 83 लाख से, माइनस 83,42,400, ये ना, हाँ ये आ रहा है सर 7341312। अब फिर डेप्रिसिएशन की बात आती है सर, डेप्रिसिएशन आएगा 22-23, तो 22-23 में हम डेप्रिसिएशन फिर निकाल लेते सर, इसका 15% ये आ रहा है सर 11,011,997 ले लो, इंटू 80% कर लो, ये भी तो 80% ही मिलेगा, इंटू 80%, ये आया सर आपसे 88,095,7 ले लो, राउंड फिगर ले लेते हैं। आओ देखो सर, कहाँ गया यार, बे कहाँ गया, ये रहा सर, ये देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन BMW कार। तो ये मैंने आपको 10th क्वेश्चन तक बोला, 10th क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब कल अपन सर 11 से 15 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 16 से 20 और आपका MCQ केस सिनेरियो बेस कंप्लीट हो जाएगा इनकम टैक्स का। ठीक, प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक जरूर किया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है मुझे भी कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी मेरी मेहनत से खुश हो रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर, और फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वाला पार्ट मिस ना हो। ठीक है, चलो थैंक यू।